दोस्तों, आज का विषय है हाउ टू मेक द मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग इन 2023। 2023 में बिना कुछ किए पैसे कैसे कमाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज़ वेल्थ इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। अब आप में से संदीप माहेश्वरी जी का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा। संदीप माहेश्वरी जी को बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, बहुत से लोगों ने उनका चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा। एक लेटेस्ट वीडियो था उनका, उसी वीडियो से मुझे आज का वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है। इसका क्रेडिट जाता है टोटली संदीप माहेश्वरी को। अब आप भी सोच रहे होंगे, जो मैंने बोला कि बिना कुछ किए पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप भी सोच रहे होंगे क्या यह संभव है? क्या बिना कुछ किए, बिना कुछ काम धंधा किए पैसे कमाना संभव है? अगर संभव होता तो दुनिया का हर आदमी इसी तरह से पैसे कमाता। क्योंकि ये सवाल तो जब मैंने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखा, तब हेडिंग देख के या थोड़ा सा वीडियो स्टार्टिंग का सुनकर मुझे भी ऐसा लगा, क्या सही में ये संभव है? आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, ये जो बता रहा है ये हवाबाजी कर रहा है, ये सिर्फ बातें बना रहा है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यह संभव है। बिना कुछ किए आप पैसे कमा सकते हो, बिना कुछ किए। और इसको करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आजमाना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसको फॉलो कर लिए तो बिना कुछ किए भी पैसे कमा सकते हैं। क्या आप लोगों को दुनिया का 8वां अजूबा क्या है मालूम है? आपने 7 अजूबों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन 8वां अजूबा क्या है, यह जहां तक आप लोगों को मालूम नहीं होगा। क्या आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ है? मेरे ख्याल से 99% ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, बात पे गौर करना, क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। यह कौन कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ड नहीं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जब हम स्कूल में थे तब हमको पढ़ाया जाता था, आपने भी पढ़ा होगा, या जो लोग स्कॉलरशिप के एग्जाम दिए थे ना, उन लोगों ने भी 4th क्लास के अंदर में, 8वीं क्लास के अंदर में जो स्कॉलरशिप के एग्जाम होती थी, उसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो यह समझता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वह अमीर बन सकता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो समझता है, जो जानता है क्या है, वह अमीर बन सकता है। और इतना अमीर बन सकता है कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना अमीर वो कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसके कारण बन सकता है। और जो आदमी चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट को जानता नहीं, वह इतना गरीब हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं होगा वह इतना गरीब हो सकता है। इतना गरीब इसी चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण हो सकता है, या इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आदमी इतना अमीर हो सकता है कि जो आदमी को जानकारी है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना अमीर इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण वह व्यक्ति हो सकता है। जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा होता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कितना पैसा मिलेगा यह जानकारी उन लोगों को भी नहीं है। ऊपरी ऊपरी बात वो जानते हैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी जानकारी ही वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की रखते हैं। इसके 2 उदाहरण मैं बताने वाला हूं। पहला उदाहरण मैंने जो ऐसा बताया आपको, जो जानता है वह इतना अमीर हो सकता है कि उसने सोचा भी नहीं होगा वह कितना अमीर होगा। और दूसरा उदाहरण बताऊंगा, जो जानता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर वो जानता नहीं इस चीज को, इस खेल में फंस गया तो इतना गरीब हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह इतना गरीब हो सकता है। इसका एक उदाहरण है चेस बोर्ड।
जो हम चेस खेलते हैं ना उसका बोर्ड होता है, उसके अंदर 64 रकाने होते हैं, 64 बॉक्स होते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी चेस बोर्ड होगा, 64 बॉक्स होते हैं। हर एक बॉक्स के अंदर में आप पहले बॉक्स में 1 चावल का दाना, दूसरे में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। ऐसे आपको डबल 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 करते जाना है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ठीक है, जब आप 64वें रकाने में आओगे तो क्या नंबर आएगा, क्या आप में से कोई बता सकता है? 64वें रकाने के अंदर में आऊंगे तो अभी तक के 63 बॉक्स के अंदर में और 64वां बॉक्स मिलकर कितने चावल के दाने हो जाएंगे? किसी को अंदाजा है आपको अंदाजा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। वह रकम इतनी बड़ी होती है कि हम वो रकम को बोल भी नहीं पाते। वो जो रकम आएंगी ना, तो एक अंक बोलूं मैं, एक सिंगल 1 होता है, 1 के सामने 19 जीरो लगा दो, 1 के सामने में 19 जीरो लगा दो। इतनी बड़ी रकम उन 64 रकानों में आ सकती है या आ जाती है। आ सकती नहीं, आ ही जाती है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। ये क्या हो रहा है? ये कंपाउंडिंग का मैनेज है, कंपाउंडिंग का ये जादू है। कंपाउंडिंग हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कंपाउंड पे कंपाउंड, कंपाउंड पे कंपाउंड, कंपाउंड पे कंपाउंड हो रहा है। ये कंपाउंडिंग का जादू है, जिसके कारण 64 पे जो रकाना था उसमें 1 रुपए के आगे में 19 जीरो लग गए। क्या हो गए? 1 रुपए के आगे में 19 जीरो लग गए। यानी टोटल 64 रकानों की जो कीमत थी, जो अमाउंट आपका आएगा, वो यानी जो राइस आपके पास तैयार होगा, एक राइस के दाने के सामने 19 जीरो लगेंगे। फिगर अलग होती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने 1 के सामने में 19 जीरो का बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अमीर, इतना अमीर बन गया आदमी कि उसने सोचा भी नहीं था वह इतना अमीर बन सकता है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण वह इतना अमीर बन गया। अब दूसरा उदाहरण बताता हूं। 90% हम लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड होते, और क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा भुगत भोगी मैं खुद हूं, आपके सामने बता रहा हूं, मैं खुद हूं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हमारे पास होते। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन हमको किस चीज़ के लिए करना चाहिए? आज अगर हमको कोई चीज़ खरीदना है, हमारे पास अभी कैश नहीं है या कैश हम डालना नहीं चाहते, क्रेडिट कार्ड से खरीदे और जब हमारा बिल जनरेट होता है उस टाइम हमको पे कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते? क्रेडिट कार्ड से परचेज जरूर करते और जब बिल आता है तो मिनिमम अमाउंट उसका पे करते। भैया मिनिमम अमाउंट कितना है? अगर आपने 10,000 रुपये का परचेस किया और मिनिमम अमाउंट अगर 500 रुपये है, तो आप क्या करोगे? 10,000 आप खर्चा नहीं करोगे। भैया 500 रुपये मिनिमम अमाउंट भर देता हूं तो मेरा पीछा क्रेडिट कार्ड वाले से तो छूट जाएगा। और क्रेडिट कार्ड की कंपनी भी यही चाहती है कि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरो। क्या चाहती है कंपनी भी? मिनिमम अमाउंट पे करो। उसके पीछे का गणित आप नहीं समझते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के पीछे में जब आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो जो बचा हुआ अमाउंट है आपका, उसके अगेंस्ट पे 3 से 3.5% या 4% तक बात करूं मैं, आपको इंटरेस्ट लगता है। यानी 10,000 के ऊपर से आपने 500 रुपये पे कर दिया, समझ लीजिए मिनिमम अमाउंट, बचा कितना? 9,500। 9,500 के ऊपर में फिर से 3.5% इंटरेस्ट लग गया आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर में। और नेक्स्ट महीने जब वो बिल में ऐड होके आता है, नेक्स्ट महीने फिर से आप 500-600 रुपये जो मिनिमम अमाउंट भरते हो, तो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट इस महीने में आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर में ऐड हो गया था पिछले वाले बिल के अंदर में, उसके ऊपर में फिर से इंटरेस्ट लगता है, फिर से 3.5% इंटरेस्ट। यानी हर महीने जो इंटरेस्ट 3.5% आपके कार्ड में लग रहा है, हर महीने, इस महीने लगा, आपने मिनिमम पे किया सिर्फ इसलिए उसके ऊपर लगा, अगले महीने फिर से आपने मिनिमम पे किया तो पिछले महीने का मिनिमम पे और जो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग था उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तीसरे महीने भी आपने क्या किया? फिर से मिनिमम पे किया, तो पिछले 2 महीने का इंटरेस्ट उसके ऊपर भी आपको फिर से इंटरेस्ट लग गया, और जो अमाउंट था उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग गया। ऐसा 3.5%, 3% पर मंथ इंटरेस्ट आपको लगता है। इससे क्या हो रही है? क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती है वो अमीर होती जा रही है। जो बैंक से क्रेडिट कार्ड जो पैसा दे रही है वह अमीर होती जा रही है, क्योंकि उनको चक्रवाढ़ ब्याज के हिसाब से पैसा मिल रहा है। बात समझो आप बात को, 10,000 रुपये आपने खर्चा किए, लेकिन 10,000 आपने पे नहीं किए, आपने सिर्फ 500 रुपये मिनिमम अमाउंट पे किए, तो बचे हुए 9,500 पर आपको 3.5% इंटरेस्ट लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब बिल आता है तो 9,500 प्लस
जो इंटरेस्ट 9,500 पे लग गया 3.5%, वह भी उसमें ऐड हो जाता है और उसके ऊपर में फिर आपका एक मिनिमम अमाउंट का निकलेगा और टोटल अमाउंट निकलेगा, फिर से आप मिनिमम अमाउंट भरते हो। तो फिर क्या होता है, जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग था उसमें से मिनिमम अमाउंट माइनस होकर जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है। यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मुद्दल तो वैसी ही रही और मुद्दल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है और फिर मुद्दल इंटरेस्ट में ऐड होती जा रही है। आपके जो मुद्दल है उसके अंदर में वो इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है, हर महीने इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है और दोनों अमाउंट पे फिर से हर महीने 3 से 3.5% आपको बैच लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी अमीर बन रही है। क्या बन रही है? अमीर बन रही है। अब हम क्या कहते हैं आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो प्रोडक्ट बेस होती है, जो कंपनी प्रोडक्ट बेस होती है, उस कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको जो फायदा मिलता है, जो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आपको फायदा मिलता है। आप सोच नहीं सकते, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप कितने अमीर बनोगे, आपने सोचा नहीं होगा उतने अमीर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक अच्छे कंपनी में बन सकते हो। उसके लिए आपको कंपनी का चुनाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का क्या रेपो है मार्केट के अंदर में, कंपनी के ऊपर में कितनी उधारी है, कंपनी कहां से माल बना रही है, कंपनी कहां से पैसा ले रही है, कंपनी लोगों का पैसा दे रही या नहीं दे रही, यह सब जानकारी आपको निकालना है पहले। उसके बाद कंपनी का अगला विजन क्या है, आने वाले साल के लिए क्या विजन है, उसके 5 साल का क्या विजन है, 10 साल का क्या विजन है, यह कंपनी का विजन आपको जानना है। ऐसे आपको चेकलिस्ट बनाना है, आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेंगे। उस चेकलिस्ट के ऊपर में आपने अगर 10 कंपनी सॉर्ट आउट की तो 10 कंपनियों को आपको टिक करना है। एक चेकलिस्ट में एक पॉइंट और डालना है आपको, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नॉर्म्स थे उसको रूल्स में कन्वर्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। तो रूल्स कौन सी कंपनी लागू कर रही है, एज पर रूल्स के हिसाब से जो चीज़ चाहिए वो कौन सी कंपनी लागू कर रही है, यह भी चीज़ आपको चेकलिस्ट में डालनी पड़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी आपको चेकलिस्ट में डालनी पड़ेगी। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कंपनी बोल रही है उसी प्राइस के अंदर में मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते उस प्राइस से कम में मिलते क्या, यह भी आपको चेक करना पड़ेगा। हमारे कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज होती है वो प्रीमियम होती है, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं हमारी प्रोडक्ट रेंज प्रीमियम होती है। तो हमको जब भी हम दो कंपेयर करेंगे तो हमको प्रीमियम रेंज से कंपेयर करना पड़ेगा, ना कि लोकल मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी लोकल ब्रांड बनाती है जो लोगों के अगर रोजमर्रा यूज होता है तो आपको लोकल ब्रांड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और लोकल ब्रांड कहीं सस्ता तो नहीं है आपके ब्रांड से, यह भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक इस तरह से चेकलिस्ट बनाइएगा, चेकलिस्ट में टिक करते जाइए और सबसे ज़्यादा अगर 100 पॉइंट्स आपके पास आ गए, 100 में से 90, 99 या 100 में से 100 पॉइंट जिस कंपनी पे टिक हो जाते उस कंपनी का चुनाव आपको करना है, ठीक है। अब इसके अंदर में एटोमी मुझे मालूम है कि 100% खरी उतरती है। अगर आप चेकलिस्ट पूरी बना लोगे, चेकलिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां एटोमी आपको निराश करेंगी। प्राइस पॉइंट की बात करूंगा तो मैं पहले फिर से बता देता हूं कि लोकल प्रोडक्ट एटोमी बनाती नहीं। एटोमी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन प्रोडक्टों को एक अपर क्लास से ऊपर वाला, ठीक है ना, जो पैसे वाला है वो लोग मार्केट से जितनी हाई रेंज के अंदर में उसको यूज करते हैं। एटोमी ने उसी प्रोडक्ट को हर आम आदमी के लिए कम रेंज के अंदर में मार्केट में उपलब्ध कराया। जो प्रीमियम रेंज है उस प्रीमियम रेंज से जब आप एटोमी के प्रोडक्ट को कंपेयर करना चालू करोगे तो आप पाओगे कि एटोमी के प्रोडक्ट प्रीमियम जो रेंज है उससे काफ़ी कम दाम है, मोर देन 50% कम दाम में आपको एटोमी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे प्रीमियम रेंज की तुलना के अंदर में। मार्केट में अच्छे प्रीमियम रेंज के अंदर में जो प्रोडक्ट है उसके तुलना में एटोमी के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत कम ऐसे केमिकल्स का यूज़ होता है जो आपको हार्श नहीं होते, आपके शरीर को नुकसानदेह वाले कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता। साथ ही साथ एटोमी के प्रोडक्ट के अंदर में हमारे पर्यावरण का ख्याल रखने का भी काम होता है, इसीलिए एटोमी का चुनाव करना चाहिए। खैर मैं आपको पूरी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ मैंने एटोमी को क्यों चुना, ठीक है। अब बात करते हैं इससे अमीर कैसे बन सकते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने बताया चेस बोर्ड का, तो इसमें भी चेस बोर्ड का ही एग्जाम्पल लागू होता है। आपको क्या करना है, यहाँ लेग बनती है, जैसे चेस बोर्ड के अंदर में 64 बॉक्स होते हैं ना, यहाँ आपके साइड में एक लेग, 2 लेग, है ना, एक राइट लेग और एक लेफ्ट लेग बनती है। और जैसे आपने राइट और लेफ्ट के अंदर में आपके 2 कंज्यूमर लगाए,
ठीक है, एक कंज्यूमर राइट में लगा है, एक कंज्यूमर लेफ्ट में लगा है। जो वो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, एटॉमी के प्रोडक्ट उस कंज्यूमर को अच्छे लगने लगे, उसको रिजल्ट मिलने लग गया, तो वो क्या करेगा और लोगों को बताएगा। उस टाइम उसको आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताकर उसको भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन समझ जाना है। राइट में एक आदमी लगा, लेफ्ट में एक आदमी लगा, उसके रिकमेंडेशन के कारण वो लोग आपके पास आए ना। तो ऐसा जब आपका रिकमेंडेशन चालू हो जाएगा, आपके नीचे आपने 2 लगाए, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 32 होंगे, 32 के 64 होंगे, 64 के 128 होंगे, 128 के 256 होंगे। ये कब होंगे? जब आप लोग इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझोगे। अब इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है आपको? एक मोटा मोटा 2-2,500 रुपये, 2,000 रुपये के अंदर में, 2 से 3,000 रुपये के अंदर में मोटा मोटा 10,000 पॉइंट वैल्यू आपके बन जाते, और 10,000 पॉइंट वैल्यू के अंदर में आप बिजनेस करना चालू कर सकते हो। तो बिजनेस आपका चालू हो सकता है, यानी आपके लगभग रोज पर डे 1,300-1,400 रुपये पर डे कमाने के आपको हक कब मिल जाता है। ठीक है, पर डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में जो पॉइंट्स है, आगे वाले जो लेवल्स थे, वो तो बात की बात है। पहले तो 1,300 रुपये पर डे कमाने की तो सोचो। अब बात करते हैं, हम जब 1,300 रुपये पर डे कमाने की सोचेंगे तो ही अगला पॉइंट 4,000 रुपये पर डे पे पहुंचेंगे, तो ही 7,000 रुपये पर डे पे पहुंचेंगे। तो पहली हमारी लेवल क्या है? 1,300 रुपये पर डे किसी भी हालत में हमको आना चाहिए। और 1,300 रुपये पर डे के लिए आपको सिर्फ 2 से 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाती है। और नेक्स्ट ईयर में आपको सिर्फ आपका जो आईडी बनता है उसको रिन्यू करना है। सिंगल कोई भी प्रोडक्ट से 50 रुपये से लेके 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का जो भी प्रोडक्ट वेब पे अवेलेबल है, पोर्टल पे अवेलेबल है, उसको परचेस करके आपको रिन्यू करना है। एक बार आपने 2,000 रुपये का परचेस कर लिया, 10,000 पॉइंट वैल्यू हो गए, तो उस साल फिर से परचेस नहीं किया तो भी चलेगा। आपके आईडी के ऊपर में हर मंथ परचेस करना कंपल्शन नहीं है। ये भी एक चेकलिस्ट में पॉइंट डालना। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखते हो तो कौन सी कंपनी आपको हर मंथ परचेस करने के लिए बोलती है, कौन 3 महीने में बोलती है, कौन सी 6 महीने में बोलती है, ये सब पॉइंट आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये सब पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे। उसके लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा चेकलिस्ट कैसे बनती है। ठीक है, अब बात करते, अब आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं भाई, आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी में से भी आपको, अगर आप 20 साल या 21 साल की उम्र में नौकरी करना चालू कर दिए हो, तो नौकरी के साथ में भी आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी ऐसा इनकम सोर्स बना के रखना चाहिए, कल चलकर कोई तकलीफ आई तो उसमें से आप पैसा निकाल सकते हो, वो आपका सेविंग हो जाएगा, उस सेविंग में से पैसा निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है। आपको शेयर मार्केट हो गया, या शेयर मार्केट का आपको नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ SIP के अंदर में पैसा डालो। अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हो तो मोर देन 50% अमाउंट उस SIP में आपको डालना चाहिए, क्योंकि 20 से 21 साल की उम्र में आपके ऊपर में कोई जवाबदारी नहीं होती। अपने ऊपर खर्चा करने से अच्छा उस SIP में पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि कल चलकर एक 40 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद, जैसा आज मेरे साथ कंडीशन हो चुकी है, मैं जॉबलेस हूँ, लास्ट 3 महीने से मेरे पूरे सेविंग ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बकाया मैं चुका नहीं सक रहा हूँ। ठीक है, जो कंडीशन मैंने कहानी बताई ना आपको, ये कहानी मेरे ऊपर ही बीती हुई है। क्रेडिट कार्ड का बकाया मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, और एटॉमी के अंदर मैंने टीम बनाया था, लेकिन टीम को मैं बांध कर नहीं रख सका, इसलिए टीम टूट गई। तो फिर से मुझे अभी 0 से काम चालू करना है, 0 से टीम बनाना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपको अगर लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपए भी महीना कमाते हो, तो आने वाले 20 साल बाद ये 1 लाख रुपए की वैल्यू है। 10 साल बाद बात करूँ, आज अगर 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, वो 50,000 रुपये हो जाएंगी। यानी जो पैसे का भाव है, पैसे का जो रेट है, पैसा टूटते जा रहा है। आज 1 लाख रुपए है, तो 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए नहीं रहने वाला, उसका भाव कम हो जाएगा, 50,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आज आपके खर्चे 1 लाख रुपए, तो 10 साल बाद डेफिनेटली वो खर्चे आपके 1.5 लाख रुपए तक हो जाएंगे, और उस टाइम आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए की अर्निंग चाहिए, तो ही आप मैनेज कर पाओगे, नहीं तो मेरे समान हाल हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, सबको खुला खुला बता रहा हूं। अब अगर आपने सेविंग नहीं की है, अगर आपने ज़िंदगी में 40 साल नौकरी कर भी ली, सेविंग कुछ भी नहीं की,
तो 41 साल यानी आप रिटायर्ड हो गए, 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए, तो नेक्स्ट ईयर जो रहेगा उस साल आपको फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी आपके घर के खर्चे चलाने के लिए। उसके सिवाय आपके घर के खर्चे चल नहीं सकते, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगा तब तक आपके घर के खर्चे चल नहीं सकते। अगर आपने नौकरी करके भी कुछ सेविंग नहीं किया, तो छोटा मोटा सेविंग किया, तो वो सेविंग आपके घर के, आपके बीमारी में या आपके घर में जो भी बच्चों की शादी होंगी उसी में खर्चा हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ये सेविंग का महत्व जानो, और एक सेकंड पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पास आपको क्रिएट करते आना चाहिए। अब उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करो, या फिर अगर आप 50% हो गया, 30% हो गया, आपके सैलरी में से सेव कर सकते हो, उसको निकालना ही नहीं है। जब तक आप नौकरी कर रहे हो, 40 साल की नौकरी तक आपको उसको सेविंग करते रहना है, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर मिलते जाना चाहिए, तो ही आप 40 साल बाद सर्वाइव कर पाओगे। इतना हैंडसम पैसा आपके पास रहेगा कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और साथ ही साथ अभी तो नौकरी, एआई जब से आया हुआ है तब से नौकरी की तो कोई गारंटी नहीं है। जो संदीप माहेश्वरी जी खुद बताते हैं कि उनकी एक कंपनी है खुद की, उनको खुद को मालूम है आने वाले 5 साल बाद एआई के कारण उनके कंपनी के अंदर में नीचे आएगा, डाउनफॉल आएगा, हो सकता है लॉस में कंपनी जाए, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने 10 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए आज से ही उन्होंने अपना प्लान बना लिया हुआ है। उन्होंने एक लमसम अमाउंट एक बैंक के अंदर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, बैंक का नाम उन्होंने नहीं बताया, बैंक के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि 10 साल बाद या 5 साल बाद एआई के कारण उनको कंपनी बंद करना पड़े तो उनका सेकंड बिजनेस रन हो। जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा, शेयर खरीदे, तो आखिर वो तो शेयर होल्डर हुए ना, उस कंपनी के मालिक हुए एक प्रकार के, तो वहां से उनको पैसे की आवक डेफिनेटली आएंगी। तो हमको भी, हम क्या करते, जब संदीप माहेश्वरी ने 10 साल के बाद का या 5 साल बाद के जो एआई के कारण नुकसान होने वाला है उसके अगेंस्ट एक्शन आज ही ले लिया, हम तो नहीं लेते ना। हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमको मालूम नहीं आज हमारी नौकरी है, कल हमारी नौकरी रहेंगी या नहीं रहेंगी, हमको मालूम नहीं। और जब हमको निकाला जाता है, हमको फायर किया जाता है, हमारा जॉब चले जाता है, उसके बाद नई नौकरी मिलने के लिए फिर 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है। और उस कंडीशन में और हमारे ऊपर पे कर्जे पे कर्जा चढ़ते जाता है और हम बुरी तरह से इस ट्रैप में फंस जाते हैं। कौन से ट्रैप में हम फंस जाते हैं? जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट के खेल में हम फंस जाते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड समान जो कंपनी है वो अपना भला कर रही है, अपने को बड़ा कर रही है, और हम लोगों को उस कंपाउंड इंटरेस्ट के जो राक्षस है उसके अंदर हमको फंसा लेती है, हमको लूट लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखो इस बात पे, आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिले, ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इंटरेस्ट यानी इनकम सोर्स आपको चालू करना चाहिए आपके नौकरी के साथ, आपके बिजनेस के साथ। और तो कंपाउंड सोर्स ऑफ इंटरेस्ट का यानी इनकम कहाँ से चालू होगा आपके पास में? अगर एक हैंडसम सैलरी है आपके पास में तो आप सेविंग मोड में जा सकते हो, आपको एसआईपी कर सकते हो, वहाँ से हो सकता है। अगर हैंडसम सैलरी आपके पास नहीं है तो एक ही विकल्प आपके पास में है, डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना। और वो डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करने के लिए जो पैरामीटर्स लगते हैं उन पैरामीटर्स को चेक करो, उसमें आप पाओगे कि एटोम ही सबसे बेस्ट कंपनी है। तो एटोमी के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे कॉल करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।